हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आज हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट है उसका पहला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम जनरली जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हम उस विषय के बारे में जानते हैं कि उसको किसने परिभाषित किया है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आपने लास्ट वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा। सिलेबस को बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि क्या कैसे रहने वाला है इस प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें, एक अर्थशास्त्री हुए थे जिनका कि नाम था एडम स्मिथ। ये एडम स्मिथ जो थे, इनकी एक 1776 में बुक आई थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। यहाँ से शुरुआत होती है। ये इनकी बुक जो प्रकाशित हुई, इस बुक में इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में लिखा, क्योंकि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। आप ये विषय पढ़ रहे हो, आपको खुद ही अर्थशास्त्र यानी कि अर्थ मतलब पैसा, धन, दौलत। ठीक है, तो अर्थ का मतलब होता है पैसा, धन, दौलत, उसी से संबंधित शास्त्र। जिस चीज़ का अध्ययन किया जा रहा है उसको हम शास्त्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम पैसे का एक प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो ऐसे तोड़कर अगर आप देखोगे तो इसका मतलब ये निकलता है। लेकिन अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की जब बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से सबने अपनी परिभाषा दी है। उन्हीं में से एक थे एडम स्मिथ, जिन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा को धन के संबंध में ही यहाँ पर व्यक्त किया है। और उनकी जो बुक आई थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। राइटिंग समझ में अगर आ रही होगी तो अच्छी बात है, लेकिन राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है तो आप इससे इग्नोर करते हुए अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है इनकी, जो कि 1776 में आई थी। इस बुक में इन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो धन से ही संबंधित है, और जो कुछ भी है वो धन ही है, पैसा ही है। ठीक है, अभी आप आगे देखेंगे अलग अलग ही तरीके की परिभाषाएं आई हैं। जैसे यहाँ पर धन को केंद्र बिंदु माना गया है, वैसे ही आगे चल कर के मार्शल ने कल्याण को केंद्र बिंदु माना है, यानी कि वेलफेयर को यहाँ पर केंद्र बिंदु माना है। ठीक है, अब चलिए इनकी परिभाषा क्या है वो हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा है इस बुक में कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ विच examines the nature and causes of the wealth of nations। ये इनकी बुक से ही ये लिया गया है, जो कि उनकी परिभाषा को व्यक्त करता है अर्थशास्त्र की। इसका मतलब देखो, इनकी परिभाषा में ही साफ है कि धन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, धन के स्वभाव, यानी कि जो कोई भी स्वभाव होता है इस इकोनॉमी की, अगर हम बात करें, जो भी चल रहा है, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी चल रहा है, हम दौड़ भाग कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब था हम दौड़ भाग कर रहे हैं, वो किसके, धन के स्वभाव के अनुरूप ही, क्योंकि हमें धन ही चाहिए, धन ही हमारे जीवन का परिचायक है, इनका ऐसा मानना था। ठीक है, और इसके क्या कारण हैं वो भी जांच धन ही करता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स इज द स्टडी विच एग्जामिन्स द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अब किसी भी चीज की आप उसके रीजंस को जानते हो, रीजंस को जानने के बाद उसकी प्रकृति है उसको जानते हो। हम एक व्यक्ति के संदर्भ में भी ले सकते हैं। हम एक व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं कि वह एक सही बंदा है या बुरा बंदा है, हम उसके जो प्रकृति है उसके नेचर को समझते हैं। जब इन्होंने नेचर की बात कर दी तो जो कुछ है वो धन के संदर्भ में ही है, और ये परिभाषा किसकी दे रहे हैं, अर्थशास्त्र की। ठीक है, इस वजह से इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है
एक ऐसा अध्ययन किया जाता है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव की जांच करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि एक राष्ट्र में, एक नेशन में सिर्फ धन की ही जांच की जाए। अर्थव्यवस्था में कई और गतिविधियां होती हैं। इन्हीं चीज़ों की आलोचना अब आगे हुई है, ठीक है। और अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अलग अलग मत के आधार पे अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिस पर हम देखेंगे। अब इनकी जो परिभाषा का मूल तत्व है उसका थोड़ा निचोड़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। वो है धन मूल तत्व, और उसका निचोड़ क्या है। देखो, भौतिकतावाद की प्रधानता, मैटेरियलिस्टिक डिफिनेशन। जैसा मैंने बोला कि इन्होंने धन पे ज़्यादा फोकस किया है। अब धन का संबंध किससे होता है? मैटेरियलिस्टिक लाइफ से, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि यार ये आदमी बड़ा मैटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहा है, इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, रियलिस्टिक लाइफ तो है ही नहीं इसकी रियलिस्टिक वास्तविक जीवन तो है ही नहीं, भौतिकवादी जीवन जी रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ है वो पैसा एक मटेरियल है। और इन्होंने कहा कि भौतिकतावाद की प्रधानता हो गई, यानी कि इनकी डेफिनेशन में पैसा ही सब कुछ है, मटेरियल यानी धन ही सब कुछ है, ठीक है। और धन संग्रह को प्रमुख स्थान, जैसा मैंने बोला, मोर इंपॉर्टेंस टू द वेल्थ को ही सब कुछ माना है अगर इन्होंने अर्थशास्त्र के अध्ययन की बात की है तो, ठीक है। फिर है आर्थिक मनुष्य की कल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। अब यहां पर देखो, आर्थिक मनुष्य की कल्पना की, एक ऐसे मनुष्य की कल्पना की है जो कि पैसों के मतलब अंतर्गत ही अपना जीवन यापन करता है। इनका कहना है कि जो व्यक्ति है वो पैसे के लिए बना है, ना कि पैसा व्यक्ति के लिए बना है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो पैसा है क्यों बना है? व्यक्ति के लिए, ताकि वो व्यक्ति का जीवन चला सके। लेकिन इनका मानना था कि जो व्यक्ति है वो पैसे के लिए बना है। तो ये उल्टा इनका मानना था। आज की अगर हम सोच के अकॉर्डिंग देखें, इन्हीं बातों को, जो इनकी विशेषताएं हैं इनकी, इन्हीं बातों को लेकर के इनकी बाद में क्रिटिसिज्म हुआ है, आलोचनाएं भी हुई हैं, ठीक है। धन का प्रयोग संकुचित अर्थ में करना, बिल्कुल इन्होंने धन का प्रयोग एक बहुत ही नैरो माइंडेड अप्रोच से किया है। इन्होंने धन को सिर्फ धन माना है, एक जैसे नहीं हम नोट को सिर्फ नोट मानते और कुछ नहीं मानते, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या क्या कमियां हैं देखो, इन्होंने जैसे कहा कि आर्थिक मनुष्य की कल्पना, तो आर्थिक मनुष्य की कल्पना कैसे? क्योंकि आप पैसा ही सब कुछ मानोगे, ये तो है नहीं, क्योंकि सेवाएं भी दी जाती हैं। जो डॉक्टर होता है वो अपनी सर्विसेज ही देता है, ठीक है। अब पैसे के बदले आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते ना, कि हम जा रहे हैं दुकान में, हमने कोई चीज़, हमने 10 रुपए दिए, मैगी का पैकेट लिया, ठीक, वो तो चलो ठीक हो गया। लेकिन सेवाएं भी मिल रही ना, हम मटेरियल तो दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में सेवाएं भी मिल रही हैं। तो वहाँ पे जो डॉक्टर बैठा है वो अपनी सेवाएं दे रहा है, वो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो अपना जो अनुभव है वो दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। अब कह रहे हैं कि धन का प्रयोग बहुत ही संकुचित अर्थ में किया है, बिल्कुल, क्योंकि धन ही देश के लिए सब कुछ नहीं, एक राष्ट्र के लिए धन ही सब कुछ नहीं होता है। सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर इन्हीं बातों को लेकर आलोचना हुई है। एक सैनिक जो देश के बॉर्डर पे जा कर के अपनी सेवाएं दे रहा है, राष्ट्र को सुरक्षित रख रहा है, क्या वो सिर्फ पैसे के लिए गया? नहीं, उसका उद्देश्य पैसा नहीं। हाँ, एक माध्यम हो सकता है, लेकिन वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो उसी पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर के इनकी बात की आलोचना हुई है। कुल मिला के एग्जाम में अगर आपको लिखना है ना, ये 4 पॉइंट आप देख लेना, इनको पढ़ लेना, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और क्योंकि भौतिकतावाद की पैदा है, यानी मैटेरियलिस्टिक लाइफ होती है ना, धन को ही महत्व दिया है, यानी मोर इंपॉर्टेंस टू द वेल्थ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन मतलब सब कुछ पैसे पर आधारित है, कुछ भी भावनाएं नहीं है, सर्विसेज का तो नामो निशान नहीं है, ठीक है। ऐसी भावना को लेकर ये जो एडम स्मिथ है वो आगे बढ़े, इन्होंने परिभाषा दी। हालांकि ये हमें लग रहा है कि यार ये गलत है, बट क्यों गलत है? उन्होंने अपने हिसाब से सोचा, जब अर्थशास्त्र का कहीं पर कोई अस्तित्व ही नहीं था, एक प्रकार से थोड़ा बहुत जो रहा होगा, लेकिन इसको कहते नहीं कि मैनेज नहीं कर पाए, इसका मैनेजमेंट सही नहीं हुआ कि अर्थशास्त्र की किसी ने एक अच्छे से डिफिनेशन दी हो या कुछ किया हो, तो वो नहीं था। इन्होंने शुरुआत तो उस चीज़ की ना। अब कोई भी चीज़ की आप शुरुआत करते हो तो
उसमें कई रिफॉर्म्स होते हैं, तब जाकर के वो चीज़ें सही लगती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी था, क्योंकि अर्थशास्त्र का संदर्भ उस समय अर्थ से लिया जाता था, लेकिन फिर बाद में कुछ कमियां देखी गई, तब उनमें सुधार किया गया। और वो कमियां जो मैंने बताई कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, तो इन्हीं पर आधारित आपको एक नोट लिखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है धन संबंधी परिभाषा। जैसे वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है, वेल्थ डेफिनेशन किससे रिलेट करती है? एडम स्मिथ से। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, ये जो आपकी बुक है, एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अब अगला है कल्याण संबंधी परिभाषा। ये जो परिभाषा दी थी, ये दी थी यहां पर मार्शल ने, ये दी थी मार्शल ने। और मार्शल की एक 1890 में एक बुक आई थी, उसको कहते थे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में आई थी इनकी। अब इन्होंने परिभाषा में कहा है कि अर्थशास्त्र में मानव जीवन, एक सेकंड, अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है, उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति और उसके उपयोग से है, जो कल्याण के लिए आवश्यक है। इकोनॉमिक्स स्टडीज द ऑर्डिनरी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ. It examines the greater part of individual and social activities which are closely related to the acquisition and use of material resources which are essential for welfare. अब मार्शल आए, मार्शल ने 1890 में जब अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक है वो दी, तो उन्होंने एडम स्मिथ की परिभाषा जो थी, जो धन पर ही आधारित थी, उसकी आलोचना भी की, उन्हीं आधारों पर जिन पर एडम स्मिथ की परिभाषा थी, ठीक है, कि धन का ही संकेंद्रण होता है, मैटेरियलिस्टिक होता है, इन सब चीज़ों को इन्होंने विरोध किया, ठीक है, क्रिटिसाइज किया, और उनका एक रिफॉर्म वर्जन जो है वो यहाँ पर दिया। अब रिफॉर्म वर्जन में क्या क्या था इनकी, अगर हम परिभाषा का जो एक मूल तत्व है, ठीक है, जो फंडामेंटल पॉइंट है वो है वेलफेयर। वेलफेयर का संबंध मार्शल से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लो, वेलफेयर। अब यहाँ पर हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे हैं। अब यहाँ पर 6 पॉइंट दिए हैं, देखो यहाँ पर है इस परिभाषा के संदर्भ में कि मनुष्य के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बात आती है अर्थशास्त्र की, यानी कि पैसे का अध्ययन, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? व्यापार से। हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में क्रेता विक्रेता होते हैं, लेन देन होता है, लेन देन होता है, लेन देन के पीछे एक और मौलिक तत्व होता है जो होता है व्यापार। व्यापार से ही सारी चीज़ें होती हैं, तो व्यापार संबंधी जितने भी कार्य हैं उसमें क्रेता विक्रेता का लेन देन भी आ जाता है, उसमें अन्य देशों से के साथ जो व्यापार होता है वो भी आ जाता है। व्यापार का मतलब है कि हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं उनकी सुख सुविधाओं की प्राप्ति हेतु जो हमें चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वो व्यापार संबंधी कार्यों का यहाँ पर परीक्षण करती हैं, ठीक है। तो मनुष्य के साधारण जो व्यापार संबंधी कार्य हैं उनका अध्ययन करता है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पर मनुष्य जो व्यापार, क्योंकि उन्हीं से पैसा आएगा, उन्हीं से धन आएगा, जब हम उनका अध्ययन करेंगे तब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं जो कि एक उसका पार्ट है, ठीक है। धन की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है, मोर स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ मैन, ठीक। अब धन को ही सब कुछ नहीं माना गया है, मनुष्य को भी सब कुछ माना गया है, क्योंकि मनुष्य पैसे से ही सब कुछ नहीं करता है, मनुष्य पैसे के लिए सब कुछ करता है, ठीक है। अब हम कहीं जा रहे हैं, मान लो हम ऑफिस जाते हैं, ठीक है, ऑफिस में जाकर के अपनी जो सर्विसेज हैं वो देते हैं, या कुछ जाकर के काम करते हैं, या कोई लेबर है कहीं पर जाकर के काम कर रहा है, कोई मिस्त्री है कोई घर बना रहा है, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो वो काम करके पैसा ले रहा है, ये तो पॉइंट है, लेकिन वो सिर्फ पैसा ही ले रहा है ये पॉइंट नहीं है इनका कहने का मतलब है, क्योंकि वो पैसा लेने से पहले भी अपनी सेवाएं दे रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो उस पर महत्व दिया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि वेलफेयर की बात हो सके, एक कल्याण की बात हो सके। अगर पैसे को ही सब कुछ मानेंगे, अगर हम मानते हैं, इनका कहने का मतलब था, मान लिया कि एक मिस्त्री है, एक मजदूर है, एक मिस्त्री मजदूर जाता है, एक कमरा बनाता है जाके, अब उसको ये तो दिख रहा है कि भैया इनको जो दिहाड़ी थी एक दिन की वो मान लो
5,000 एक दिन की दिहाड़ी दोनों को मिल गई एक कमरा बनाने की, उदाहरण ले लो, ठीक है। अब एडम स्मिथ होते तो कहते कि अरे वाह, इसने तो 5,000 कमा लिए, लेकिन नहीं, उसके पीछे एक चीज और है। वो क्या है? वो है वेलफेयर। उन्होंने काम किया है, कितनी मशक्कत के साथ किया है, वो मानवता को दिखाता है, वो दिखाता है कि वास्तविक यहाँ पर जो काम हुआ है वो क्या है, ठीक है। तो इस 5,000 के पीछे उनकी मेहनत है, ठीक। इनका मानना यह था वास्तविक और साधारण मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, एक बहुत ही एवरेज मैन का अध्ययन है, बहुत ही साधारण व्यक्ति का अध्ययन है, किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं कि जिसके पास सब कुछ पैसा ही पैसा हो, ठीक है। क्योंकि हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं, हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि घर बैठकर आपको 5,000 मिल गया और आपका योगदान है, नहीं, आपकी क्रियाएं भी हैं। क्योंकि जो यहाँ पर जीडीपी देश की तैयार होती है वो उत्पादन के आधार पर तैयार होती है। और उत्पादन होता कैसे है? उत्पादन कई तरीके से होता है। आप अपनी सेवाएं दे रहे हो, उसका भी उत्पादन ही है एक प्रकार से, उस सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। किसी चीज को आप बना रहे हो, वो भी एक उत्पादन है। तो यहाँ पर वेलफेयर को पॉइंट आउट किया गया है। फिर कल्याणकारी अर्थशास्त्र का जन्म। इससे क्या होता है कि कल्याणकारी, पैसे को पीछे नहीं छोड़ा गया। इनका कहने का मतलब था कि जो व्यक्ति है वो पैसे के लिए नहीं बना है, पैसा व्यक्ति के लिए बना है, ठीक है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र को यहाँ पर जन्म दिया गया। फिर है कि व्यक्ति के सामाजिक कार्यों का यहाँ पर अध्ययन किया गया। स्टडी ऑफ सोशल मैन एक्टिविटीज, जो कहा ना, जो सामाजिक कार्य होते हैं उनका भी यहाँ पर अध्ययन किया गया। अर्थशास्त्र विज्ञान व कला के रूप में, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड आर्ट बोथ। इस पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि आप प्रूव करो, इस चीज को साबित करो, सिद्ध करें कि अर्थशास्त्र विज्ञान व कला दोनों के रूप में है। तो अर्थशास्त्र जो विज्ञान होता है, विज्ञान क्या है? विज्ञान किसी भी चीज का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो ये तो मानते हैं मार्शल कि जो धन का एक क्रमबद्ध अध्ययन है वो किया जाता है, लेकिन आर्थिक क्रियाओं को यहाँ पर क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान मानते हैं, ना कि धन को। एडम स्मिथ होते तो कहते हैं कि धन का क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है, लेकिन नहीं, आर्थिक क्रियाएं, जो मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करता है, ठीक है। अगर एक मजदूर लेबर घर बनाया तो वो आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो एक विज्ञान है, साइंस है, ठीक है। अगर हम उसको उनकी उसमें जो रचनात्मकता आती है, ठीक है, जो उस कार्य को, उस आर्थिक क्रिया का जो मूल रूप है, जो उसका कार्य है, वो उसकी कला है, ठीक है। इसको हम कला के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि बिना कला के अर्थशास्त्र की हम अध्ययन कर ही नहीं सकते। इनका मानना यहाँ पर ये था। तो अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और एक कला भी है। इस चीज को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी समझना है। बस ये है कि उन्होंने सिर्फ पैसे को फोकस किया है कि जो कुछ है वो पैसा है, और इन्होंने कहा है कि वेलफेयर भी सब कुछ होता है, ठीक है। पैसा ही नहीं होता, वेलफेयर भी यहाँ पर सब कुछ होता है। इन्हीं आधारों पर, इस पर हम ज़्यादा नहीं कहेंगे कि कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है, कि मानवीय क्रियाओं को साधारण एवं असाधारण व्यवसाय संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उनमें बांटना यहाँ पर उचित नहीं है, ठीक है। अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान ही नहीं अपितु मानव विज्ञान भी है। हाँ, वो चीज़ तो है, लेकिन इनकी बात में जो मनुष्य विज्ञान, मानव विज्ञान है, वो भी कहीं ना कहीं झलकता है। साधनों का भौतिक तथा अभौतिक वर्गीकरण अनुचित है। कई चीज़ों का, जैसे मैंने बोला ना कि इन्होंने भौतिक यानी धन को अलग कर दिया, सेवाओं को अलग कर दिया, तो कुछ लोगों ने माना कि गलत है। फिर है कल्याण की अनिश्चित धारणा है। कहते हैं कि वेलफेयर से ही हम क्योंकि हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो वेलफेयर को हम क्यों लाते हैं। हर चीज़ की एक आलोचना तो होती ही है, ठीक है, वैसे इनकी भी है। परिभाषा का विश्लेषणात्मक ना होकर के वर्णनात्मक होए। जैसे इन्होंने कहा कि विश्लेषण यहाँ पर है ही नहीं कि किस चीज की विशेषता की बात कर रहे हैं, विशेषता है अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र का मतलब है कि अर्थ का अध्ययन पर जोर देना चाहिए, जोर दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने इसको इतना वर्णनात्मक कर दिया है, हर क्षेत्र में बांट दिया है। क्यों? क्योंकि ये वेलफेयर बनाना चाहते थे अपनी परिभाषा को, और इन्होंने कल्याणकारी परिभाषा के रूप में इन्होंने दिखाया, ठीक है। इसके बाद अगले हैं दुर्लभता संबंधी जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में।
स्कैरेसिटी डेफिनेशन। अब ये जो है ये परिभाषा है रॉबिन्सन की, रॉबिन्स की, ठीक है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उसके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले, ये होगा वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। अब एक जो मूल तत्व है तीनों की परिभाषाओं में, वो तो आपने पकड़ लिया होगा कि वो किसी ना किसी चीज का अध्ययन कर रही हैं इनकी परिभाषाएं, ठीक है। चाहे वो एडम स्मिथ की हो, मार्शल की कल्याण हो, या फिर दुर्लभता की ये रॉबिन्स की परिभाषा हो, ठीक है। ये किसी ना किसी चीज का अध्ययन कर रही हैं। जैसे एडम स्मिथ की परिभाषा में अध्ययन किया था धन का, जहां पर मानवता, वास्तविकता, वास्तविक जीवन, सामाजिक कार्यों, व्यापार का अध्ययन किया था। कल्याण की परिभाषा को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर मार्शल की परिभाषा ने। ठीक उसी प्रकार रॉबिन्सन की परिभाषा वो क्या कहती है, वो अध्ययन कराती है उन संबंधों का जो हमारे वास्तविक जीवन में साधन है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हमारे जो साधन है, संसाधन है, वो सीमित हैं, ठीक है। और अर्थशास्त्र का मतलब है कि एक धन से जुड़ा हुआ क्षेत्र, धन ही सब कुछ नहीं, धन से जुड़ा हुआ क्षेत्र। तो ऐसे में हमारे पास साधन सीमित हैं, ठीक है। जो साधन संसाधन है सीमित हैं, लिमिट में है। उन्हीं के लिमिटेशन के बावजूद हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं, ठीक है। कि हमारे टारगेट है कि भैया हमें अपना महीने का पूरा खर्चा निकाल लेना है, जो बजट जिसे आप लोग अपने आसान शब्दों में कहते हो, कि हमारे पास अगर 30,000 रुपये महीना आ रहा है तो हम उस हिसाब से महीने का बजट बनाते हैं, और वो बजट हमारा एक टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ उन्हीं टारगेट्स का, उन्हीं लक्ष्य का और उनके सीमित वैकल्पिक साधनों के बीच जो रिलेशन है, कि कैसे हम ये चीज़ें मैनेज करते हैं, कि 30,000 में कैसे हम महीने का बजट बनाएंगे, कितना सामान आएगा, उनका जो अध्ययन करते हैं ना, वो इसका कहलाता है। क्योंकि बहुत ही छोटी चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है इनका। सुनने में तो बहुत छोटा लग रहा है, एक बजट के रूप में एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि जो सीमित साधन है वो एक पूरे राष्ट्र के रूप में हो सकते हैं, कि राष्ट्र के पास भी साधन सीमित होंगे, लेकिन राष्ट्र का भी कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा, ठीक है। और वो लक्ष्य क्या होता है, अंततः वो वेलफेयर ही होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है मार्शल की परिभाषा से। वो लक्ष्य क्या है, वेलफेयर ही है, ताकि एक वेलफेयर मिल सके, एक सभी लोग संतुलित और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, ठीक है। इन्हीं चीजों का अध्ययन हम करते हैं, इनका मानना है रॉबिन्सन का, ठीक है। अब देखो ये कहते हैं कि आवश्यकताएं अनंत, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज द रिलेशन बिटवीन गोल्स एंड मीन्स एंड देयर लिमिटेड एंड अल्टरनेटिव यूजेस। क्योंकि उसके काफी यूजेस होते हैं, हर चीज़ के यूजेस हैं, हमारे वैकल्पिक उपयोग हैं किसी भी चीज़ के। हर चीज़ का एक वैकल्पिक उपयोग हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि पानी वैकल्पिक उपयोग का मतलब पीने के काम भी, खाना बनाने के काम भी, बर्तन धोने, कपड़े धोने, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी आता है। तो वैकल्पिक उपयोग भी हैं, उनका भी यहाँ पर रिलेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। कि आवश्यकताएं जो हैं वो अनंत होती हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, ये तो फैक्ट है, इसको मानो। जब अनलिमिटेड वांट्स होंगी तो ये परिभाषा बहुत ही वाइडर है, ठीक है। लेकिन आवश्यकताओं का समान ना होना, आवश्यकताएं समान नहीं होती हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, बेबी नहीं है, तो हमें वो खर्चे उसके ना उठाने पड़े, ठीक है। हो सकता है कि 5 साल 10 साल बाद फैमिली में किसी की शादी हो गई, उनके कोई बेबी हो गया, बच्चा हो गया, तो वो खर्चा उन्हें उठाना पड़ेगा। तो आवश्यकता उनकी बदली, उनकी शादी होने के पहले आवश्यकता कुछ थी, अब बदल गई, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएट करती रहती है। वांट्स डिफरेंट इन अर्जेंसी, साधनों का सीमित होना, लेकिन साधन तो सीमित है ना, साधन अभी भी सीमित है हमारे पास, साधनों का वैकल्पिक उपयोग हो सकता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया पानी का, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके जो पॉसिबल हैं इस रियलिस्टिक लाइफ में, उनको ध्यान में रख करके उनके रिलेशन जब हम बनाते हैं, उस पर आधारित ये परिभाषा है। और बिल्कुल सही यहां पर बोला है कि दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं हैं। अर्थशास्त्र जो है, जब मैंने आपको शायद सिलेबस अभी डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था, एक पॉइंट था शायद पहली यूनिट के दूसरे पॉइंट में था, स्कैरसिटी ऑफ चॉइस, ठीक है, दुर्लभता का चयन। ये एक समस्या है, वास्तव में एक समस्या है।
दुर्लभता का चयन क्यों समस्या है? क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं, लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। इसी वजह से ये दुर्लभता की समस्या आती है। और इन सारी चीज़ों को हम किसी भी चीज़ के फेवर में बोलकर नहीं कह सकते कि हाँ नहीं, अगर अर्थशास्त्र है तो धन का ही अध्ययन होगा। नहीं, उसके पीछे कई और रीज़न है कि वो धन का अध्ययन हमें क्यों करना है, किस लिए करना है। और हर एक पक्ष को लेते हुए इन्होंने कहा आवश्यकताएं अनंत होती हैं, माना, लेकिन साधन भी सीमित हैं, ये भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं और इनका जो निष्कर्ष निकलता है वो एक अर्थशास्त्र के रूप में निकलता है। ये रॉबिन्सन की परिभाषा यहाँ पर कहती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इनकी विशेषताएं हैं कि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है। हम एक ही चीज पर रह करके कोई डिसाइड नहीं कर लेते कि ये अर्थशास्त्र का अध्ययन है। नहीं, अर्थशास्त्र खुद ही एक में अध्ययन है और सारे जीवन की प्रॉस एंड कॉन्स को मिला करके वाइडर स्कोप में इकोनॉमिक्स में आता है। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि हम जो अपने जीवन में जी रहे हैं, हमारे पास साधन भी सीमित हैं लेकिन हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं। तो मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहा है ना, कि मानव का एक व्यवहार ऐसा ही होता है कि उसके पास उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग चलना जो उसके संसाधन है। हमारा बिहेवियर क्या होगा? अगर हमारे पास पैसा है, ठीक है, तो हम अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ खुद को देंगे, ये मेरा बिहेव है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम एक नॉर्मल तरीके से साधारण जीवन यापन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बिहेवियर दिखाता है। फिर रॉबिन्सन की परिभाषा भौतिक कल्याण से मुक्त है। इसमें सब कुछ भौतिकता ही नहीं है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इकोनॉमिक्स हैज़ नथिंग टू डू विद मटेरियल वेलफेयर। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में है। इकोनॉमिक्स इज ओनली पॉजिटिव साइंस। इसका मतलब क्या होता है कि ये नहीं कहते कि भाई क्या होना चाहिए, क्या होगा, क्या है। रियल में जियो ना, आप रियल में चीज़ों को सोचो, रियल में अपना लाइफ जियो। इनका कहने का मतलब है उस हिसाब से आप जब स्टडी करते हो तो वो अर्थशास्त्र कहलाता है। रियल में कैसे? हमें पता है, ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि आपके पास साधन सीमित हैं लेकिन आवश्यकताएं अनंत हैं। तो ये एक रियलिस्टिक है। हम क्या है में जीते हैं, ये नहीं जीते भाई क्या होना चाहिए, हो सकता है हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है, वो नहीं। मेन पॉइंट क्या है? पैसा हो सकता है, ये हमारा रियल फैक्ट नहीं, बट फैक्ट है कि पैसा हमारा जो संसाधन है वो सीमित है। तो इस तरह की जो परिभाषाएं यहाँ पर दी गई, आलोचनाएं भी सबकी हुई हैं। तो इनकी आलोचनाओं में भी जैसे कहा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को आवश्यकता से ज़्यादा अधिक व्यापक बना दिया है। कल्याणवादी धारणाओं का ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना, जैसे थी कल्याणवादी वैसे ही मान ली इन्होंने। उद्देश्यों के बीच में तटस्थ होना, कि जो भी हमारी नीड्स होती हैं, जो हमारे टारगेट होते हैं, वो हमारे टारगेट हैं, उनको हम नहीं हटा सकते। ठीक है, इन चीज़ों का यहाँ पर आलोचना की गई कि ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि जो उद्देश्य हैं हमारे, उनमें भी चेंजेस हो सके, टारगेट्स में भी हमारे चेंजेस हो सके। कुछ आलोचकों का कहना ये भी था, ठीक है, कि हम आवश्यकताओं के अनुरूप अपने टारगेट्स को कम भी कर सकते, उद्देश्य को कम कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि टारगेट मीन्स टारगेट। ठीक है, साधन और साध्यों के बीच अंतर स्पष्ट न होना। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि साधन क्या है, साध्य क्या है, ये अंतर नहीं है। जैसे मैंने बोला ना कि पिछले दो डिफिनेशन में तय हो गया था, एडम स्मिथ की परिभाषा में ये क्लियर हो गया था कि जो व्यक्ति है वो पैसे के लिए बना है, और इसके विपरीत मार्शल की परिभाषा ने सिद्ध किया कि पैसा व्यक्ति के लिए बना है। लेकिन इनकी परिभाषा ये सिद्ध नहीं करती है कि पैसा व्यक्ति के लिए है कि व्यक्ति पैसा के लिए है। ठीक है, तो ये अध्ययन है, इनका अध्ययन किया। तो इसी प्रकार से आलोचनाएं भी हर एक अर्थशास्त्री की यहाँ पर हुई हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना, तो इन्हीं बेसिस पर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और जो तीनों हैं, तीनों मैंने इसी वजह से बताया क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इन पर एक ना एक परिभाषा या एक पर एक टिप्पणी करने को बोल देगा, उनके बारे में लिखना होगा। इनकी अप्रोच को समझना है आपको, इनकी विचारधारा को समझना है कि किसने, कोई ये नहीं ठहरा सकता कि जो एडम स्मिथ है वो गलत ही है। अगर गलत होते तो आज किताबों में ना होते। ठीक है, उन्होंने शुरुआत तो की, अब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है उसमें रिफॉर्म्स होते हैं। ठीक है,
सो आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना बताया, जितना पढ़ाया, इसका रिवीजन कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, और नोट्स वगैरह आप तैयार करते चलो साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।